हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो। और आज एक नई वीडियो के साथ आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें पिछली वीडियो में आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था, क्या होता है, ठीक है, कैसे कौन किन फैक्टर्स पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है, कैसे ही किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। फिर आप इलेक्ट्रोड नहीं निकाल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉर्मली आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि वैल्यू सब कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर चेंज करने पर वैल्यू चेंज हो जाती थी। तो फिर हमने कहा कि नहीं, हम स्टैंडर्ड पे निकालेंगे। स्टैंडर्ड के लिए फिर हमने क्या बोला कि कंसंट्रेशन हमारा 1 मोलर होना चाहिए। अगर प्रेशर ले रहे हो गैस के केस में तो आप 1 बार रखिए, और अगर टेम्परेचर है तो आपका 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन रखना है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन थी। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। किसी भी इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल होती है उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब अगर याद होगा तो ये 2 तरीके का होता था, एक होता था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता था रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। अब क्योंकि हम इस केस में और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट करते थे कैपिटल ई से। अब क्योंकि ये हम जल्दी कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि वैल्यू डिफर कर जाएगी तो हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचेगा इसका। तो हम जो कैलकुलेट करते हैं एक्चुअली हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसको डिनोट करते हैं ई लिखते हैं और ऊपर नॉट लगा देते हैं। तो ई नॉट ये हो जाता है, नॉट लगाने से ये हो जाता है कि ये क्वांटिटी आपकी स्टैंडर्ड हो गई है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोले। अब यहां बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और यहां बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। तो क्योंकि हमको निकालना ये रहता है, क्योंकि स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड की कंडीशन याद है ना, कंसंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, या इसी को आप केल्विन में लिखते हैं तो कितना लिखते हैं 298 केल्विन। और अगर गैस होगा तो वहां पर प्रेशर कितना चाहिए, 1 बार चाहिए या 1 ATM चाहिए, ये इतना रखा गया था स्टैंडर्ड। तो हमें जो निकालना है वो स्टैंडर्ड, यानी हमको निकालना है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन। अब हमारे पास मेटल्स है या जो भी हमारे पास है, ठीक है, तो हमारे पास जो भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, हम हर मेटल्स का पोटेंशियल निकालेंगे। मतलब कह सकते हो हर मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि मेटल को जब हम इलेक्ट्रिसिटी में पास करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। मेटल की जो रॉड होती है उसी को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब हर मेटल की रॉड का हम उसका पोटेंशियल निकालेंगे, दैट मीन्स उसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। अब क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भाई कोई किसी टेम्परेचर पर निकाल सकता है, कोई किसी कंसंट्रेशन पर निकाल सकता है, तो इसके लिए क्या कहा गया कि आप कंडीशन को स्टैंडर्ड रखिए, ताकि अगर कोई भी किसी भी मेटल का पोटेंशियल निकालने जा रहा हो तो पहले वो टेम्परेचर यही रखे, कंसंट्रेशन यही रखे, और अगर गैस वाला इलेक्ट्रोड होगा तो उसमें बार इतना, उसको प्रेशर इतना रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब वैल्यू कैलकुलेट होगी तो सबकी वैल्यू क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी। इसीलिए हम अब उसके बाद तब हमने कहा कि हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक। अब क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेटल या एलिमेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन करते हैं और जो ऐसे होते हैं जो रिडक्शन भी करते हैं, तो जो ऑक्सीडेशन करेंगे उनका जो पोटेंशियल निकलेगा वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलेगा, जो रिडक्शन कर रहे होंगे उनका हमारा क्या निकलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल भी निकलेगा। अब ऐसा नहीं है कि जो रिडक्शन कर रहे होंगे उनका ऑक्सीडेशन नहीं निकल सकता, या जो ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे उनका रिडक्शन नहीं निकल सकता, ऐसा नहीं निकलता है। बट IUPAC ने जब इस काम को किया था तो ये देखा था कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों वैल्यू सेम होती है, बस साइन का चेंज होता है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में है तो रिडक्शन पोटेंशियल वही माइनस में हो जाएगी, और अगर वो माइनस में तो वो प्लस में हो जाएगी। मतलब सिर्फ साइन का चेंज होता है, बाकी जो मैग्नीट्यूड है उस वैल्यू की वो सेम होती है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी मेटल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है, जैसे मान लीजिए आपको किसी भी मेटल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है 0.3, आपसे कह रहा है रिडक्शन बताइए उसी का, तो -0.3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कैलकुलेट करना है, ठीक। अब सवाल ये है कि कैलकुलेट करेंगे कैसे भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए ना, तो ये कैलकुलेट करोगे कैसे। तो इसके लिए हमने आपको पिछले वीडियो में 3 आपको रेफरेंस इलेक्ट्रोड दिया था जिसकी मदद से आप कैलकुलेट करते थे, ठीक। पहला आपका था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरा था आपका कैलुमल इलेक्ट्रोड,
और तीसरा था आपका सिल्वर इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो कैलोमल और सिल्वर इलेक्ट्रोड आपकी एनसीईआरटी में है नहीं और उसको समझाया भी नहीं गया है, सिर्फ आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही समझाया गया है, उसी से निकलवाया गया है, तो उसी से निकलवा लेंगे। ठीक है, तो आपको जो आपकी एनसीईआरटी में जो समझाया गया है वो है आपका, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, आईयूपीएसी ने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड पे तौर पे इसको माना था। ठीक है, अब देखो पहली बात, पहले तो इसको छोड़ो, पहले जरा लिखना एक बार देखो, प्रैक्टिस करो, याद है या भूल गया। जब हम स्टैंडर्ड, मान लीजिए किसी ने कहा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है, तो कैसे लिखोगे? ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लूज होता है, तो A किस में कन्वर्ट हो जाएगा? A प्लस, अब कितने इलेक्ट्रॉन में, जो भी वैल्यू उसकी रही होगी X। किसी ने कहा जरा रिडक्शन पोटेंशियल लिखिए, तो इसी को आप लिख सकते हैं A प्लस N, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके A में कन्वर्ट हुआ, ये Y में। ये जो यहाँ वैल्यू निकली होगी भाई, देखो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि स्टैंडर्ड में था तो यहाँ जो वैल्यू निकली होगी वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ देखो चार्ज से न्यूट्रल हुआ है, मतलब यहाँ जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, तो ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक, तो आई थिंक ये समझ में आ गया लिखना कैसे है। अब आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझ में आ जाएगा कि इसको लिखना कैसे है और इसको बनाना कैसे है। इससे पहले आईयूपीएसी ने कुछ चीजें बता दी थी आपको। आईयूपीएसी ने ये कहा था कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी और हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को आप 0 मानेंगे। ठीक, तो इतना नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट आपको इसी पे डिटेल डायग्राम कैसे यूज करना है वो हम आपको समझाते हैं। ठीक, इतना नोट करिए। चलिए ये रहा आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फिगर, और ये कैसे क्या करना है। देखो सबसे पहले क्या किया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसका हमने एक बीकर लिया। ठीक है, उस बीकर में हमने HCl को डाला, 1 मोलर इसका कंसंट्रेट, क्योंकि हमको एक स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए ना, हर मेटल की एक स्टैंडर्ड चाहिए। स्टैंडर्ड की कंडीशन 1 मोलर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर चाहिए और 1 बार उसका प्रेशर चाहिए, तो 1 मोलर HCl बीकर के अंदर ले लिया। ठीक है, एक इन्वर्टेड U ट्यूब हमने ले लिया ग्लास का। ठीक है, उसके अंदर हमने एक प्लेटिनम की वायर डाली और वायर के एकदम निचले हिस्से पे हमने प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड डाला। ठीक है, एक तो वायर हमने प्लेटिनम का लिया और दूसरा हमने इलेक्ट्रोड भी प्लेटिनम का लिया। प्लेटिनम का लेने का फायदा ये है कि प्लेटिनम जो होता है, प्लेटिनम जो मेटल होता है वो आपका इनर्ट होता है, तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है। 10th में रिएक्टिविटी सीरीज अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये लोग उसके प्लेटिनम नीचे ही आते हैं, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है तो हाइड्रोजन से नीचे ही ये लोग पाए जाएंगे, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब मेन रिएक्शन में इफेक्ट नहीं डालेगा, इसीलिए प्लेटिनम का ही लिया गया है। ठीक, तो प्लेटिनम का वायर लिया और प्लेटिनम का नीचे आपका इलेक्ट्रोड लिया। अब ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड जो यहाँ पर रॉड आपने जो लिया है, ब्लॉक ये जो लिया, ये फायदा ये होता है कि ये हाइड्रोजन गैस को ट्रैप कर सकता है, मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है। इतनी उसके रिएक्ट नहीं करेगा बट उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए नीचे हमने प्लेटिनम का रॉड या ब्लॉक लगाया गया। ठीक, यहां से हमने हाइड्रोजन गैस 1 एटीएम, क्योंकि स्टैंडर्ड निकालना है, तो 1 एटीएम पे यहां पे हमने हाइड्रोजन गैस को इंटर कराया। अब ये हाइड्रोजन गैस जब नीचे जाएगी, अच्छा है एक बात ये देखो, HCl लिए हो ना, तो HCl किस में ब्रेक होगा? H प्लस और Cl माइनस से, और यहां से आपका क्या आएगा? H2 आएगा, H2 गैस आएगा। ठीक, अब जब H2 आएगा तो यहां पर 2 चीजें होगी। अगर ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करेगा तो क्या होगा? अभी रिप्रेजेंटेशन छोड़ो, अभी अगर यही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करेगा तो क्या होगा? यहां से हाइड्रोजन आ रहा है, किस फॉर्म में ये हाइड्रोजन आ रहा है? गैस फॉर्म में आ रहा है। अब एनोड पर होता क्या है, याद है ना एनोड पर क्या होता है? LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड निगेटिव। तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लूज होता है। ठीक, तो अगर यही इलेक्ट्रोड आपका एनोड की तरह करेगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, H2 है,
2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2H प्लस और ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इस समय इसका जो पोटेंशियल होगा वो कौन सा पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इस पे जो उसका पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में लेके चलते आ रहे हो, इसलिए इसको स्टैंडर्ड। रिप्रेजेंटेशन देखो याद है ना, पहले H2 में था गैस फॉर्म में, फिर देखो किस में कन्वर्ट हो गया, H प्लस में। ध्यान रखना कभी भी रिप्रेजेंटेशन में उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखा जाता। देखो यहाँ 2 लिखा बट यहां नहीं लिखा, तो रिप्रेजेंटेशन करते समय कभी उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मत लिखना, ठीक। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ये कह रहा है कि अगर आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड काम करने लगेगा तो क्या होगा। तो कैथोड पर क्या होता है, एनोड पर आपका क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था। एनोड पर आपका ऑक्सीडेशन होता था, तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर आपका रिडक्शन होने लगेगा। तो कैथोड पर रिडक्शन होगा तो वो गेन करेगा, तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका देखो यहां भी रिप्रेजेंटेशन में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां 2 लिखा था ना, बट यहां देखो 2 नहीं लिखा है, तो 2 लिखा नहीं जाता है। H प्लस H2 में कन्वर्ट हो गया क्योंकि रिडक्शन हुआ है इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल, और क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में करवाया इसीलिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। अब एक्चुअल में देखो होता क्या है, ये जब यहां का हाइड्रोजन आता है तो यहां का हाइड्रोजन अपने आप को ब्रेक करता है H प्लस और वो चला जाता है सोल्यूशन में। कैथोड के टाइम पर क्या होता है कि सोल्यूशन का जो HCl का ये जो H प्लस है, तो कैथोड के टाइम पे ये यहां जब कैथोड वाला रिएक्शन लिखते हो तो सोल्यूशन का H प्लस ऊपर जाता है, मतलब इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के ब्लॉक पर चिपकता है। और जब आप एनोड वाला रिएक्शन लिखते हो तो ये जो गैस वाला आता है ये आके अपने इलेक्ट्रॉन को तोड़ता है, ठीक। तो ओवरऑल शायद समझ में आ गया। और ये भी याद था ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, बस साइन का क्या होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है इसका, तो देखो हाइड्रोजन गैस स्टार्टिंग से अगर शुरू किया, हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस में, यानी हाइड्रोजन की उसके आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। अब एक बात याद रखना कि जब भी आप किसी भी गैस का आप इलेक्ट्रोड लेते हैं तो भाई उसके साथ गैस तो क्योंकि सॉलिड है तो सॉलिड का तो इलेक्ट्रोड दिखेगा। सॉलिड आपको ये रहेगा कि हाँ सॉलिड का इलेक्ट्रोड है, उस पर जहां भी जिंक का लेते थे ना डेनियल सेल में, तो जिंक सॉलिड होता था, कॉपर सॉलिड होता था, एक थिन होता था एक थिक होता था, दिखता था आपको। यहां क्योंकि आप हाइड्रोजन गैस ले रहे हो तो पता कैसे चलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो गैस है तो पता कैसे चलेगा, तो इसीलिए उसको दिख रहे, उसको आप महसूस या उसको देख सकें, इसीलिए उसने प्लेटिनम लिया गया है कि प्लेटिनम सॉलिड होगा तो प्लेटिनम पर जो भी होगा तो हाइड्रोजन उस पर दिखेगा कि हाँ हाइड्रोजन आया है। तो यानी ये रूल बताया गया है कि जब भी आप कोई गैस का इलेक्ट्रोड लेते हैं या गैस को उसमें करवाते हैं तो आप उसके साथ उसका इलेक्ट्रोड लिखेंगे, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रोड क्वेश्चन में प्लेटिनम होगा तो प्लेटिनम लिखिएगा, या क्वेश्चन में जो कहेगा वो आपको उसको लिखना रहेगा, यानी हाइड्रोजन के साथ हमेशा प्लेटिनम आपको लिखना ही लिखना है, ठीक। समझ में आ गया क्या बोला कि ये आपका पूरा स्ट्रक्चर रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब एनोड की तरह काम करेगा तो ये रिएक्शन हो जाएगा, उस समय जो पोटेंशियल निकलेगी वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यही आपका फिगर या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब आपका कैथोड की तरह काम करेगा तो ये होगा, और उस समय जो निकलेगा वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। अच्छा, अब आईयूपीएसी ने मदद करते हुए कहा क्या, आईयूपीएसी ने ये कहा कि आप हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल दोनों क्या मानिए, दोनों जीरो मानिए, इसीलिए तो इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा गया है। इन्होंने आईयूपीएसी ने कहा कि आप हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो मानिए और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो मानिए, दोनों को जीरो मान लो, फिर किसी और के साथ इसको कनेक्ट कर दो तो ओवरऑल आपको पता चल जाएगा और इसकी वैल्यू तो जीरो ही रहेगी, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये समझ लो इसमें क्या है, ये समझ लो, फिर अभी डेनियल सेल से करके दिखाते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, तब आपको अगला एक एग्जाम्पल दे के समझाते हैं आपको, ठीक। चलो, अब इसकी जो पिछले वाला लेक्चर था उसमें आपने देखा था कि किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, किसी भी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे कैसे, पूरे सेल का निकालना है, ठीक है। इंडिविजुअल का नहीं पूछा जा रहा, पूरे सेल का। तो वहां क्या बताए थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और दोनों ही आप क्या रखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल
रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, दोनों केसेस में आप यही रखेंगे। अच्छा, इसी को जरा हम और तरीके से लिखे तो क्या आप ये लिख सकते हैं, भाई आपको याद है एक आप जिंक का इलेक्ट्रोड लेते थे, एक आप कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते थे। जिंक वाले में क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था। तो सोचो यहां क्या निकलेगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां क्या नहीं होता था, कॉपर वाले में रिडक्शन होता था, तो रिडक्शन वाले में क्या निकलेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा। पूरे ये तो इंडिविजुअल का पावर है ना, लेकिन अगर आप पूरे सेल का निकालते हैं, अगर आपको पूरे सेल का टोटल चाहिए, मतलब ई नॉट ऑफ सेल और पूरे टोटल चाहिए, तो सिंपली लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जोड़ दो दोनों को, निकल जाएगा आपका। ठीक, यही बोला गया था। अच्छा, अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अभी क्या पढ़े कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन ये किसके होता है, माइनस साइन के इक्वल होता है। जरा वैल्यू पुट करो तो इसकी जगह, अच्छा ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये वाला लिखे हो ना, ये किस पे होता है, ये तो एनोड पर होता है, तो इसके लिए एनोड हो गया, और ये किसके लिए होता है, ये कैथोड के लिए होता है। अब जरा ध्यान दो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके बराबर है, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, ये अभी भी क्या रहेगा, एनोड ही रहेगा। आपने सिर्फ वैल्यू पलटी है, इलेक्ट्रोड तो पलटा नहीं, सिर्फ वैल्यू को आपने रिवर्स किया है। प्लस यहां पे क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये किस पे है, कैथोड पे है। जरा इसको आगे इसको पीछे करिए तो क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। देखो यही वाला फॉर्मूला नहीं है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, तो यहां पे आपके पास एक फॉर्मूला तो ये भी है, ये भी एक फॉर्मूला है, किताब ये भी फॉर्मूला आपको देती है। ठीक, और एक फॉर्मूला तो ये वाला भी है। ठीक, तो ये भी है, ये भी है, तो ये दोनों फॉर्मूले आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसे निकाला, बस ये पॉइंट याद होना चाहिए, आपको निकल जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो इतना हो गया। अब एक्चुअल में करना क्या, ये तो आपने पूरे सेल का निकाला ना, दोनों का जोड़ के, अब आपको इंडिविजुअल निकालना है। तो डेनियल सेल से शुरू करते हैं, क्योंकि डेनियल सेल ही आपने पढ़ा है। तो चलिए डेनियल सेल से स्टार्ट करते हैं। अगर तो हमको चाहिए जिंक का। डेनियल सेल में क्या होता था, इधर जिंक लगा होता था और इधर कॉपर लगा होता था। हम क्या कह रहे हैं कि कॉपर, हमको जिंक का चाहिए, तो कॉपर का हटा के यहां पर हाइड्रोजन लगा दो, ये मतलब SHE लगा दो। ठीक, और यहां पे इन दोनों को वोल्ट मीटर लगा दीजिए ऊपर। ठीक, अब बाकी आप इमेजिन कर लीजिए, पूरा बीकर यहां बना है, पूरा बीकर यहां हमने सेटअप किया है, सब कुछ यहां किया है। ठीक है, यहां आपका वोल्ट मीटर है जो रीडिंग आपको देगा, क्या होगा, पूरे सेल की वो रीडिंग देगा, इंडिविजुअल नहीं देगा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट किए हो। वोल्ट मीटर पैरेलल में हमेशा सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस देता है, तो यहां पता चल जाएगा। अब यहां होगा क्या, जिंक देखो स्ट्रॉन्ग मेटल है, तो ये ऑक्सीडेशन करेगा, तो जिंक अपने आप को कन्वर्ट करेगा Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन में, तो ये जिंक यहां पर एज अ क्या काम करेगा, एनोड। तो उस समय इसको क्या काम करना पड़ेगा, ये करेगा कैथोड। अब रिएक्शन याद करो वो वाला, जब कैथोड होता था तो क्या होता था कि 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 में कन्वर्ट होता था। ठीक, अच्छा इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखो, तो ये लिखोगे ए जिंक Zn+2। ठीक, इसकी वैल्यू कुछ हाई होगी, लेट X आ गई। इसकी जरा लिखो रिडक्शन पोटेंशियल E नॉट ऑफ H+ गिव्स H2, और इसकी तो IUPAC ने बोल ही दिया था ना कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना मानना है आपको, 0 मानना है। ठीक, अच्छा अब अगर आपसे पूरे सेल का किसी ने पूछा कि पूरे सेल का कितना होगा, तो पूरे सेल का कैसे निकालोगे, E नॉट ऑफ सेल टोटल, E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऐसे ही निकालोगे। अच्छा कैथोड पर देखो कौन है, ये है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल, भाई देखो रिडक्शन पोटेंशियल रखना है, यहां क्या हो रहा है, देखो रिडक्शन ही हो रहा है, तो यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल, वैल्यू भी रिडक्शन तो 0 हो गया, माइनस अब देखो यहां क्या हो रहा है,
इसका पोटेंशियल कितना गिवन है आपको, x गिवन है, ठीक है। तो यहां पे हमने मान लिया कि यहां पे x गिवन था, ठीक। अब हमने जब रीडिंग देखा यहां से, जब हमने पूरे सेल की यहां जब हमने रीडिंग देखी, तो ये जो x की वैल्यू थी एक्चुअल में, ये x की वैल्यू हमको वहां से मिली 0.76 वोल्ट, ठीक। हमको यहां से रीडिंग मिली 0.76 वोल्ट, और जब समझ ही गए हो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 0.76 वोल्ट, वो भी माइनस में। तो ये पूरे सेल का निकल गया। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो पूरे सेल में एक तो आपने हाइड्रोजन का लगाया है, ठीक। अब जो हाइड्रोजन का लगाए हो, तो हाइड्रोजन का तो ऑटोमेटिकली भाई जीरो ही है, तो इसका मतलब पूरे सर्किट का जो भी पोटेंशियल रहा होगा वो अकेले किसका रहा होगा, जिंक का ही रहा होगा। तो देखो जिंक का निकल गया, क्योंकि इसका तो जीरो है। यहां रीडिंग किसकी वजह से, इस वोल्ट मीटर में रीडिंग किसकी वजह से आई होगी, जिंक की वजह से ही आई होगी। इसको हमने देख लिया, इसकी वैल्यू यहां हमने सीधे पुट कर दी और हमको हमारा वैल्यू मिल गया, ठीक। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये कि कैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अप्लाई करना है, ठीक। तो ये निकल गया आपको, ठीक है। अब जिंक का निकल गया। अब एक बार चेक करते हैं कॉपर का, कि कॉपर का कैसे निकलेगा, ठीक। चलो, तो सेम काम, ये सब तो ऐसे ही रहने दो, और ये यहां से ये हटा दो, पूरा ही हटा दो। चलो, अब कॉपर का निकालना है। तो कॉपर का, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होता है, तो हाइड्रोजन इस बार किधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इस बार इधर आ जाएगा, मतलब SHE इधर आ जाएगा, और कॉपर का इलेक्ट्रोड इधर लग जाएगा, ठीक। और इसको आप कनेक्ट कर दीजिए वोल्टमीटर से, सेम काम। अब ये क्या करेगा, SHE, क्योंकि हाइड्रोजन कॉपर से स्ट्रांग होता है, तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये हो जाएगा 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर क्या करेगा उस समय, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। तो कॉपर यहां करने लगेगा रिडक्शन, और रिडक्शन होता है कैथोड पर। SHE क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। अब ये सब मैं बहुत पहले वाली वीडियो में ही बता दिया हूं कि कैसे आप पता करेंगे कि कौन सा मेटल ऑक्सीडेशन, कौन सा, जो स्ट्रांग होता है वो हमेशा ऑक्सीडेशन फेवर करता है, जो वीक होता है वो रिडक्शन करता है, ठीक। अच्छा, यहां जरा लिखिए, तो इसका लिखोगे स्टैंडर्ड ऑफ H2 गिव्स H+, और क्योंकि IUPAC ने कहा था कि इसको 0 मान लो। कॉपर का हमको पता नहीं था, तो कॉपर का हमने Cu+2 कन्वर्ट हो गया कॉपर में, इसको हमने मान लिया Y, ठीक। चलो जरा लिखो एक बार, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड पर है कौन, Y, माइनस ये क्या है, 0। अच्छा, जब हमने वोल्ट मीटर में इसको चेक किया, वोल्ट मीटर की यहां जो रीडिंग थी, जब हमने रीडिंग चेक किया यहां, तो हमको मिला 0.34 वोल्ट -0, दैट मीन्स 0.34 वोल्ट। अब ये जो 0.34 वोल्ट आया है, किसका आया होगा, कॉपर का ही आया होगा, क्योंकि हाइड्रोजन वाले का तो 0 है, तो पूरे सर्किट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका निकल गया ना, कॉपर का। तो ऐसे ही, क्योंकि हाइड्रोजन का 0 मान लोगे, तो जब उसका 0 हो जाएगा, तो जो भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा होगा, सामने वाले की वजह से आ रहा होगा। तो ऐसे ही करके आप यहां पे मेटल चेंज करते रहिए, अकॉर्डिंग टू जो स्ट्रांग होगा या जो वीक होगा, वो उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ठीक। ठीक, तो मैंने क्या बताया, चलिए, तो क्या बताया आपको कि किसी भी मेटल का अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, तो आप इसी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, लोगों ने कैलकुलेट करके रखा है, वैल्यू भी आपको क्वेश्चन पेपर में दी रहेगी, आपको बस यूज करना है, और कैसे यूज करना है बस वो आना चाहिए। तो कैसे यूज करना है, कैसे क्वेश्चंस में आप उसको यूज करेंगे, वो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे, अच्छे से समझा देंगे कि कैसे। तो इधर के 1 2 3 लेक्चर्स जो है वो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन दिया है, बोल क्या रहा है, लैंग्वेज क्या है, तो ये अगर ये नहीं समझ पाए तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसको ध्यान से करना, ठीक है। बस एक ओरली के तौर पे है, देखो ऐसे लगा रहेगा, 2 सेल लगा रहेगा। अब हाइड्रोजन से अगर पावरफुल होगा, जो भी मेटल आपने लिया है, अगर हाइड्रोजन से पावरफुल होगा तो वो ऑक्सीडेशन करने लगेगा, तो वो इधर आ जाएगा, आपका SHE इधर चला आएगा। अब अगर हाइड्रोजन से नीचे वाले लोगे तो SHE इधर चला आएगा और वो इधर चला आएगा। तो ऐसे ही उन्होंने कैलकुलेट कर करके
यहां वोल्ट मीटर की रीडिंग से निकाल के उन्होंने चेक किया होगा कि किसका कितना है, फिर बाद में सभी मेटल्स का या जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट किया, उसको लिखा और अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू उसको उन्होंने चार्ट के फॉर्म में वैल्यू का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म में उन्होंने अरेंज किया, जिसको आगे चल के उसी का नाम आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रखा। ये 10th में आपने उसी का नाम सिर्फ पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज के नाम पर, ठीक है। तो जैसे याद है ना कि हाइड्रोजन के ऊपर सोडियम जिंक ये लोग आते हैं और हाइड्रोजन के नीचे कॉपर गोल्ड सिल्वर प्लेटिन ये लोग आते हैं। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज 10th में आपको पढ़ाई गई थी, ये कैसे बनाई गई थी कि ये इनके ऊपर ही रहेंगे, ये इनके नीचे ही रहेंगे, तो ये इसी की वैल्यू के बेस पे बताई गई थी, ठीक है। क्योंकि 10th में तो उतना डिटेल है नहीं, तो वहां सीधे चार्ट रटवा दिया जाता है। अब समझो कि वो जो चार्ट, जो रिएक्टिविटी सीरीज की जो चार्ट बन के निकली थी वो कैसे निकली थी, कौन निकाला था उसको, तो वो ऐसे ही निकली थी। सबका निकाल लिए होंगे, अकॉर्डिंग टू वैल्यू उसको अरेंज किया होगा, जिसकी वैल्यू जैसे रही होगी उसी अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया होगा, बाद में आपको एक पूरा सीरीज मिल गई। तो इसी को नाम दिया गया था रिएक्टिविटी सीरीज, या इसी को नाम दिया गया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो वो नेक्स्ट वीडियो में है, वो आपको अगले बताएंगे। अभी आप इतना जानिए कि इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन पोटेंशियल क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, कैसे यूज करना है, कैसे क्या डायग्राम है इसका, कैसे क्या है, ठीक है। तो पहले इसको देख लीजिए। अभी कुछ चीजें और इसमें क्या क्या फैक्टर है जो आईपीएस ने बताया था उसको एक बार और देख लीजिए, तब अगली वीडियो में आपको कैसे यूज करना है, कैसे रिडक्शन पोटेंशियल रखना है वो हम आपको बता देंगे, ठीक। चलिए, तो ये आपका एसएचई के बारे में कुछ बातें हैं। जैसे आपने उतना पढ़ लिया कि एसएचई क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, कैसे यूज करेंगे, अब क्या है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज ले लिए हो। ऐसी कुछ और बातें हैं, क्या है कि एसएचई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन जीरो एट ऑल टेम्परेचर। मतलब एसएचई हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपको जीरो ही लेना है किसी भी टेम्परेचर पर। मतलब आपका उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी जीरो लेना है और उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो लेना है, दोनों आपको जीरो लेना है किसी भी टेम्परेचर पर। दूसरी बात आपने पढ़ लिया है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बस साइन का रिवर्स होता है, ठीक। दूसरा, गैस आयन इलेक्ट्रोड है। अभी गैस आयन इलेक्ट्रोड कैसे है, याद है ना, गैस इंटर करते थे, H2 गैस इंटर करते थे और ये इंटर होके नीचे जाता था, तो ये H2 फिर आयन में कन्वर्ट होता था या नहीं, तो ये गैस हो गया, ये आयन हो गया। तो गैस आयन इलेक्ट्रोड है ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जो कि आईयूपीएसी के द्वारा सेट किया है। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड में मैंने आपको 3 बताया था, एक एसएचई, दूसरा कैलोमल और तीसरा सिल्वर। तो ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जो आईयूपीएसी के द्वारा सेट किया गया था। क्यों सेट किया गया था, क्योंकि हमें हर मेटल या हर एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए था, इसलिए इसको आईयूपीएसी ने सेट किया था। एक्ट बोथ एनोड एज वेल एज कैथोड। हमने देखा कि अभी डेनियल सेल का एग्जांपल लेके कि ये एज अ एनोड भी काम कर रहा है और ये एज अ कैथोड भी काम कर रहा है। मतलब दोनों को अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू देयर टाइम, वो कैसे किसको क्या करना है वो खुद अपना डिसाइड कर लेगा। और नेवर फाइंड एब्सोल्यूट। आप एसएचई से कभी एब्सोल्यूट पोटेंशियल, भाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आप पोटेंशियल कभी फाइंड ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वो आदमी बहुत काम कर रहा है, तो बहुत काम कर रहा है और वो नहीं कर रहा है, तो आप हमेशा कंपेयर करके बोलते हैं ना कि वो वाला उससे ज्यादा काम कर रहा है। तो ऐसे ही आप पोटेंशियल हमेशा डिफरेंस में मेजर किया जाता है। तो आप खाली जिंक का पोटेंशियल तो मेजर नहीं कर सकते, तो किसी कोई और साथ में चाहिए, तो इसीलिए हाइड्रोजन को रख लिया गया और आईयूपीएसी ने होशियारी लगाई कि हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल था वो जीरो मान लिया। तो दो डिफरेंस के लिए हो गए, एक का जीरो है तो जो भी ओवरऑल वैल्यू आएगी वो सामने वाले की आएगी। तो कभी भी आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो आज का जो लेक्चर था पूरा वो एसएचई के ऊपर था कि एसएचई क्या होता है, कैसे होता है, कौन इसको अफेक्ट कर सकता है, आईयूपीएसी ने क्या किया, क्या माना। तो ये सारी चीजें आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं आएगा 2 बार वीडियो देखिएगा, ठीक है, अच्छे से इस पर क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि कैसे वैल्यू गिवन होगी, कैसे ही आपको किसी भी सेल का, क्योंकि अब तो पढ़ चुके हो ऑलमोस्ट भाई, आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिया, कैसे निकालना है, किसकी मदद से निकालोगे, सब पढ़ लिया। अब नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन करवाएंगे और उसमें दिखाएंगे कि कैसे आपको ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है बाय द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन पे ही रहेगा, जिसमें आपको एक प्रैक्टिस, अभी तक आपने जितना पढ़ा है उस पर प्रैक्टिस हो जाए अच्छी सी, क्योंकि उसके बाद आपका आएगा नर्स इक्वेशन, तो वो फिर एक अलग टॉपिक अपना हो जाता है। तो उसके लिए पहले यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगली वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चन ही करवाएंगे, कैसे फाइंड करना है, क्या करना है, ठीक। तो पढ़ाई करते रहिए, बोर्ड्स आपके नजदीक आ रहे हैं धीरे धीरे, सिर्फ नवंबर लग ही गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 15 फरवरी से है, तो मान के चलिए आपके पास सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने हैं, जिसमें से 1 महीना आपका प्रैक्टिकल चला जाएगा। तो ओवरऑल सिर्फ आपके पास 2 महीने हैं। 2 महीने में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, तो कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो, गैप नहीं होना चाहिए, एक भी दिन का आपका गैप होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक भी दिन का अगर गैप गया तो 24 घंटे होते हैं,
ठीक है। उसमें हर घंटे का, अब आपका जो क्रूशियल टाइम पीरियड आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक एक मिनट का यूज करिए, ठीक है। अब इधर उधर थोड़ा कम जरो, फोन कम चलाओ, घूमो कम, अभी पढ़ाई करो, 2 ही 3 महीना पढ़ना है, एक बार हो गया तो फिर आराम से घूमना पड़ना, ठीक है। उतना फिर बर्डन नहीं रहता है कि हाँ करना ही है, अभी करियर का सवाल है तो थोड़ा पढ़िए इसको, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।